हेलो एवरीवन। आज हम रिडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और रिडक्शन प्रोसेस का ये लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज़ इलिंगम डायग्राम। यहाँ पे चूँकि मेटलर्जी, पूरे मेटलर्जी में आप क्या देखते हो कि हीट इन्वॉल्व होता है। बिना हीट के आप किसी का एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन आप नहीं कर सकते। तो जब वहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और थर्मोडायनेमिक्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं इस रिडक्शन प्रोसेस में। जो रिडक्शन हम पढ़ रहे थे, उसी रिडक्शन में अब हम थर्मोडायनेमिक का इन्वॉल्वमेंट देखना चाहते हैं। और इलिंगम ने इस एक डायग्राम बनाया है, एक ग्राफ बनाया है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है, उस ग्राफ बना करके ये बतलाने की कोशिश करी है उन्होंने कि किसी भी ऑक्साइड के लिए, किसी भी मेटल ऑक्साइड के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है। सो विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको ये जानना है कि कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट, तो आप इलिंगम डायग्राम को देख लीजिए, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन आखिर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि रिडक्शन में हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा है, बट उनके रिएक्शंस को देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया, एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम के मदद से आप बड़े इजी वे में आप इलिंगम डायग्राम के मदद से रिड्यूसिंग एजेंट का पता कर सकते हो कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। बस यही टारगेट है हमारा इस इलिंगम डायग्राम को पढ़ने का। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से हम ये पता करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक इसलिए इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक का एक आप रिलेशन देख लीजिए डेल्टा जी का, है ना। तो डेल्टा जी का जो रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी। टी टेम्परेचर एंड डेल्टा एस एंट्रोपी। अब आपको पता है कि डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स में ही आपने क्लास 11th में ही देख रखा है कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि अपने आप रिएक्शन चलेगा। मान लीजिए किसी का डेल्टा जी नेगेटिव है, तो वो जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आराम से अपने आप मूव करेगा, प्रोडक्ट आराम से बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है, तो स्वतः अपने आप वो रिएक्शन मूव करेगा। कोई भी आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा जी अगर जीरो हो जाता है तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम का आ जाता है। आपने ये सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में ऑलरेडी देख रखा है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव रहा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने से रिएक्शन नहीं होगा, कुछ एक्सटर्नली आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये रिएक्शन फिर हो सकता है। तो अपने आप तो पॉसिबल नहीं होगा अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है डेल्टा जी के। अब यहाँ पे किसी भी रिएक्शन को देख करके हम ये डायग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। उससे पहले हम ये जान ले, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ट्रिपल स्टार लगा रखा है, आप देख लीजिए। यही आप समझ लो कि बैकबोन है हमें पता करने के लिए कि कैसे आखिर ड्रॉ करेंगे किसी भी इलिंगम डायग्राम को। तो देखिए, अगर गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा था कि गैसियस स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर इस तरीके से मौजूद रहते हैं, ऐसे करके दूर दूर रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ते हैं, डेल्टा एनजी अगर बढ़ता है, राइट, तो यहाँ पे रेंडमनेस बढ़ती है। मतलब ये जो पार्टिकल है उसकी रेंडमनेस बढ़ती है, वो मूवमेंट इसका बढ़ जाता है, इधर उधर पूरी तरीके से तेजी से दौड़ने लगता है। तो रेंडमनेस इसकी बढ़ती है और वही रेंडमनेस एंट्रोपी कहलाता है। तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो हमें क्या पता चला कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स में बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अगर बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, राइट। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली रिलेशन है। मैं इस रिलेशन का यूज करूंगा अभी थोड़ी देर में, आगे यूज करूंगा। तो इस कर्व को किसके किसके बीच में दिखाया गया है, इलिंगम जो डायग्राम है, इलिंगम डायग्राम, ये किसके किसके बीच में प्लॉट किया गया है, ये आपको समझना जरूरी है। तो ये जो प्लॉटिंग की गई है, ये प्लॉटिंग एक्चुअली डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा टी के बीच में की गई है। रिलेशन क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
तो ये इसके बीच का एंड इसके बीच का यानी कि डेल्टा जी एंड टी के बीच का ये कर्व बनाया जाता है। अगर हम इसे, आपको अगर याद हो स्ट्रेट लाइन आपने अगर पढ़ा हो और नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो ये इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी चीज़ को मैंने क्या करा है कि यहाँ पे mx जो है, m जो है वो स्लोप है। क्या है? ये स्लोप है, और ये जो स्लोप है यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया है, यानी कि ये प्लस m है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है। स्लोप कहने का मतलब क्या है? जिसमें फिसलते हो आप, ऐसे यहाँ से आप बैठ करके इस तरीके से स्लोप में फिसल जाते हो, है ना। स्लोप ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोला गया है इस पे, राइट। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कर्व बनाओगे। मान लो एक 3 इक्वेशन मैंने लिख दिया है, बस इतना आइडिया रहने से आप कर्व बना लोगे बड़े आसानी से। देखो ये जो है y इज इक्वल टू एम एक्स, सो y इज इक्वल टू एम एक्स मतलब है m, यहाँ पे c नहीं है, c नहीं है मतलब इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट कहने का मतलब होता है बेटा, इंटरसेप्ट कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू 1 2 3 4, ये इंटरसेप्ट है कि यहाँ पे कितने वैल्यू में कहाँ से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे c तो 0 है, यहाँ पे तो है ही नहीं 0, मतलब c तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर लिए हैं। देख लो ये 0 से एकदम बीचों बीच में ये लाइन स्लोप यहाँ पे 45 डिग्री पे इस तरीके से आप बना दोगे, तो ये m हो गया आपका स्लोप। अब मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। m कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो इसके पीछे पॉजिटिव साइन है ना, नहीं कुछ गिवन है मतलब पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव है। और स्लोप भी, इंटरसेप्ट भी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला पार्ट सबसे पहले यहाँ पे चले जाओ, 0 में तो इस बार नहीं है। यहाँ पे c है मतलब समथिंग कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ से स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ से ऊपर से आप इस तरीके से मूव कर जाओगे, ऐसा स्लोप पॉजिटिव है। तो ऐसा बना दोगे अगर इस तरीके का कर्व मैच किया तो, मतलब इससे रिलेट हमको करना है इस कर्व से। अब देखो अगर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, तो अब देखो प्लस सी है मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ तक चले आए हम, 0 से इंटरसेप्ट पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे चले आए। लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या देखने को मिल रहा है? नेगेटिव है, m स्लोप नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव स्लोप कैसे बनाते हो? ऐसे, है ना। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव स्लोप कहने का मतलब है नीचे की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव स्लोप ऊपर की ओर मूव कर रहा था। ये वाला देख रहे तो पॉजिटिव स्लोप है ना, ये वाला देखिए पॉजिटिव स्लोप ऊपर की ओर जा रहा था, नेगेटिव स्लोप नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अगर ये 3 कर्व आपके दिमाग में है तो आप आराम से इलिंगम डायग्राम का इक्वेशन को देख करके बना सकते हो। तो चलिए अब मैं 1 बाय 1 आपको प्लॉट करना सिखाता हूं कि कैसे आखिर आप भी इलिंगम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। कुछ इक्वेशंस मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, इस इक्वेशन को ट्राई करना है कि कैसे आखिर आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए मैंने समझा दिया है आपको, अब इसको बना के भी बताता हूं कि आखिर किस तरीके से हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि डेल्टा एन जी निकालिए, ये पहले वाले में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में अप्लाई करते हैं, देखिए। सो फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं? मतलब गैसियस मॉलिक्यूल में, है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, जितने गैसियस हैं, है ना, गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है बेटा? यहाँ पे देखो 1 मोल प्रोडक्ट है, यहाँ पे 1 है, राइट। और यहाँ कितना है? हाफ है। गैस में सिर्फ गैस वाला लेना है, सॉलिड नहीं लेना है, क्योंकि डेल्टा एन जी आप निकाल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? 1 माइनस हाफ कर दो, तो यानी कि प्रोडक्ट है 1 माइनस हाफ कर दो, तो ये क्या आ गया बेटा? बोलो, पॉजिटिव हाफ आ जाएगा, यानी कि +1/2 आएगा। सो यानी कि डेल्टा एन जी जो आया आपका वो क्या आया? पॉजिटिव। अब आपको मैंने क्या बताया है कि डेल्टा एन जी अगर बढ़ेगा तो एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस भी बढ़ेगा। मैंने एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। अब सोचो कि यहाँ पे एक अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो एंट्रोपी क्या हो रहा है? डेल्टा एन जी अगर बढ़ रहा है, प्लस में है मतलब बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। यानी कि ये वैल्यू क्या आया है? एंट्रोपी यहाँ पे पॉजिटिव आया है,
यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव में रहता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर दे ही रहे होगे, तो पॉजिटिव दोनों है, तो ये दोनों पॉजिटिव मिल करके ये वैल्यू को तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इस इक्वेशन को तो चेंज कर नहीं पाएगा, तो स्लोप हमेशा क्या रह गया, y इज इक्वल टू, देखो बेटा ये mx और ये वाला है आपका c, तो यहाँ पे c, तो देखो अब ये स्लोप कैसा आया, नेगेटिव स्लोप आया, देख रहे हो साइन में कोई चेंज नहीं आया है, नेगेटिव स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप है यानी कि इसका जो कर्व बनेगा है ना, फर्स्ट वाले का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो मैं बना के बताता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे आपने क्या रखना होता है, डेल्टा जी नॉट एफ है ना, डेल्टा जी फॉर्मेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो देखो स्लोप नेगेटिव है बेटा, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस डेल्टा एच है यहाँ पे, तो पॉजिटिव स्लोप और यहाँ पे क्या है नेगेटिव, सॉरी इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी कि जीरो से इंटरसेप्ट यहाँ कहीं होगा, समझ लो मान लो, और ये नेगेटिव स्लोप है यानी कि नीचे की ओर जाना है इस तरीके से, तो देखो बना दिए कर्व। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस एंड ये गिव्स क्या, CO गैस, तो क्या आपने इजी तरीके से बना दिया ना। अब देखो मैं दूसरा ट्राई करता हूँ, दूसरा वाला आप देखना, दूसरा वाला कर्व के लिए मैं ट्राई करता हूँ, चलो आप मेरे को हेल्प करो थोड़ा सा। यहाँ पे पहले डेल्टा एन जी मेरे को बताओ, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ गैस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि सेकेंड इक्वेशन, अच्छा मैंने तो इक्वेशन में आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे ले लो इसको गैसियस स्टेट में, ये एक्चुअल में गैसियस स्टेट में रहता है, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे CO गैसियस लिया, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो ये CO2 बना दिया, ठीक है, गैसियस स्टेट में था। अब देखो डेल्टा एन जी यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, हाफ है, यहाँ कितना है, 1 है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 1, ये वाला प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट का क्या करोगे, ये इतना प्लस इतना, यानी कि 1 प्लस हाफ, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, क्योंकि 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, तो ये माइनस हाफ बच जाएगा। तो माइनस हाफ कहने का मतलब क्या है कि डेल्टा एन जी इस बार आपका जो आया है वो नेगेटिव आया है, तो यानी कि डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप पुट करके देखिए, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है ना। चलिए पुट करके यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे नेगेटिव पुट करिए, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव, ये वाला जो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव मिल करके इसको क्या बना देगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस बना देगा, ठीक है। अब अगर इसको टी डेल्टा एस बना दिया तो आप क्या समझोगे, y इज इक्वल टू ये हो गया आपको mx प्लस ये वाला c, तो देखो पॉजिटिव इंटरसेप्ट आया, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है ही, ये वाला है ना, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है ही, स्लोप भी हमारा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि इस बार का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पहले जीरो से इंटरसेप्ट पॉजिटिव में जाइए, यहाँ पे चले गए हम, ये देख लो इंटरसेप्ट हमारा c हो गया है ना, कांस्टेंट एक वैल्यू है कुछ समथिंग। अब यहाँ से आपको पॉजिटिव स्लोप बनाना है और पॉजिटिव स्लोप ऊपर डायरेक्शन में ऐसा बनता है, आपको पता है। अब इस कर्व में आप लिख सकते हो कि CO जो था वो क्या था, गैसियस स्टेट में था, प्लस ये हाफ O2 था है ना गैसियस स्टेट में, और साथ में ये CO2 बना दिया, तो दूसरा कर्व भी आपका बड़े आसानी से बन गया। अब हम तीसरा कर्व को बनाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो आप ये जो कर्व प्लॉट कर रहे हो ये इलिंगम डायग्राम ही बना रहे हो आप, ठीक है, इलिंगम डायग्राम बना रहे हो। चलिए थर्ड वन हम ट्राई करके देखते हैं। सो थर्ड वन कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं इसको। आपका इक्वेशन था कार्बन सॉलिड प्लस, थर्ड वाला इक्वेशन आप देख लो है ना, O2 गैसियस एंड ये बना देता है आपको CO2 गैस। यहाँ पे आपको देखना है कि डेल्टा एन जी क्या आएगा। सो डेल्टा एन जी अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है 1 है, और ये तो सॉलिड है, इसको लेना ही नहीं है क्योंकि गैस वाला हमें लेना है डेल्टा एन जी में। सो 1 - 1 इस बार क्या हो गया, 1 - 1 ये 0 आ गया।
तो यानी कि डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो आपका डेल्टा एस भी कुछ चेंज नहीं आया, है ना। तो यानी कि डेल्टा एस भी ये 0, तो डेल्टा एस भी क्या हो गया बेटा 0। तो अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एस का ही वैल्यू अगर 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आ गया, तो वाई तो यहां पे कांस्टेंट हो गया, वाई वाला कर्व जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो यानी कि आप कैसे बनाओगे, यहां पे वाई पार्ट आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि वाई एम एक्स प्लस सी करते, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको अगर करोगे तो देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये स्लोप वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट नहीं आ गया क्या, c क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा। c एक पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप मैं यहाँ पे कहीं पे चला गया और इसको यहाँ पे इस तरीके से y कांस्टेंट कर दिया। ये देखो y कर्व ऐसे बढ़ता है और इस लाइन पे y पूरी तरीके से फिक्स है, यहाँ पे समझ रहे हो, ये वाला लाइन जो देख रहे हो आप पूरा y फिक्स है और ये x इधर मूव करता है। ये आपको डेल्टा जी नॉट एफ यानी कि डेल्टा जी फॉर्मेशन, ये भी यहाँ पे डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है ना, और ये यहाँ पे टेम्परेचर इधर से इधर, यहाँ पे टेम्परेचर इधर से इधर। तो सारे कर्व यहाँ पे डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच में बनाया गया था और कर्व आपने यहाँ पे बड़े आसानी से क्या किया है, देख लिया है। अब ये कर्व देखने के बाद आपको डिसाइड करना है ना, आप यहाँ से क्या सीख रहे हो, यहाँ से आपने इलिंगम डायग्राम को बनाना सीख लिया। क्या सीख लिया, इलिंगम डायग्राम को आपने बनाना यहाँ पे सीख लिया। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इन तीनों को अगर एक ही लाइन पे ले आया जाए, मान लीजिए इन तीनों को जो डिफरेंट डिफरेंट बनाए थे, तीनों कर्व को देख लो। ये नंबर 1 वाला कर्व था बेटा आपका, नंबर 1 ये कर्व था, नंबर 2 ये वाला था। अच्छे से गौर से देख लो, मैं तीनों को एक साथ प्लॉट करूंगा, एक ही कर्व में प्लॉट करूंगा, ठीक है। और थर्ड वाला आपका ये वाला था, है ना, थर्ड कर्व आपका ये था। अब मैं तीनों को एक साथ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सा देखना, राइट। तो जब तीनों को हम प्लॉट करेंगे एक ही में तो कैसा आएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस जो भी हमने लिया है उसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ all the reactions, ठीक है। मैं तीनों को मिला देता हूं तो कर्व कैसा बनेगा देखते हैं। ये आ गया आपको y एक्सिस, ये आ गया आपका x एक्सिस। आपको पता है कि y एक्सिस में हम डेल्टा जी नॉट एफ को रखते हैं, डेल्टा जी फॉर्मेशन को रखते हैं, इधर टेम्परेचर को रखते हैं। क्लियर है, कर्व बनाइए। ये वाला यहाँ पे इस तरीके से एक कांस्टेंट वाला कर्व आया था आपके पास, अगर याद हो तो, है ना। और ये कांस्टेंट वाला कर्व जो था वो किसका था आप बता सकते हो अगर याद हो तो, कार्बन था। यहाँ पे कार्बन सॉलिड के फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में था और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये CO बना लेता था। ये वाला कर्व था ये, है ना। अब एक इस तरीके से पॉजिटिव इंटरसेप्ट विथ पॉजिटिव स्लोप, ऐसा था एक कर्व। और ये कर्व जो था वो इसका था, कार्बन मोनोऑक्साइड जब गैसियस स्टेट में था, इसको हाफ O2 से जब आपने रिएक्शन करवाया था तो ये CO2 बना लिया था, उस समय का ये कर्व है, ठीक है। एक नेगेटिव स्लोप था, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऐसा, या इंटरसेप्ट पॉजिटिव बट नेगेटिव स्लोप था इसका, ऐसा कर्व था। और ये जो इक्वेशन था वो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में था, ये हाफ O2 गैस एंड देन CO गैसेस स्टेट में। यहाँ पे तीनों को एक जगह हमने प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। मान लो कि ये जो टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पे इस जगह पे टेम्परेचर कुछ हमने दे दिया आपको कि पर्टिकुलर, मान लीजिए ये 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, 710 डिग्री सेल्सियस इस जगह पे मैंने दिया है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि
कार्बन जो है वो डेल्टा जी मोर नेगेटिव कब होगा। यहाँ पे अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि 710 डिग्री के पहले एंड 710 डिग्री के बाद, है ना, विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, यहां से आपको बेटर रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है कि इन तीनों में से अब यहां पे कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एक बात याद रखें, जो कर्व में सबसे नीचे होता है, कर्व में जो मेटल या जो भी कर्व बनाए हो उसमें जो भी नीचे रहेगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि जो लोअर कर्व होगा, लोअर कर्व क्या होगा बेटा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट लोअर कर्व वाला होगा, बस इतने ही याद रखना है और कुछ नहीं करना है। देखिए 710 डिग्री से पहले की पहले बात करें तो ये कर्व आप आगे साइड वाला कर्व को भूल जाएं, है ना, पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाएं। ये वाला कर्व आपको 710 डिग्री से पहले वाले कर्व में देखना है। तो ये कर्व आपको यहाँ से देखना है, ये 1, मान लो ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है। तो बताइए सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे यहाँ पे कौन है, 1 वाला, देन 2 वाला, देन 3 वाला। यहाँ पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम देखेंगे तो कौन हो जाएगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो। यहाँ पे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड 710 डिग्री से पहले बिलो हम बात करें कि बिलो 710 डिग्री, ये एक बेटर रिड्यूसिंग होगा, है ना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट किसमें, बिलो 710 डिग्री सेल्सियस। 710 डिग्री से पहले 1 वाला जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा मतलब क्या करेगा, ये जो है वो इसको, यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हो किसी को भी, है ना, उसको रिड्यूस कर सकता है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क में ला सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 710 डिग्री के बाद, तो देख लो बेटा 710 डिग्री के बाद अगर मान लो तो यहाँ पे अब ये 710 डिग्री के बाद तो सबसे बेहतर तो ये हो जाएगा, सबसे बेहतर तो ये हो जाएगा। तो ये आपका नंबर 1 में आ जाएगा, फिर ये नंबर 2 आ जाएगा, ये नंबर 3 आ जाएगा। आप देख रहे हो, मतलब सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट सबसे नीचे कर्व में कौन है, 710 डिग्री के बाद, यानी कि यहाँ के बाद। आप पीछे भूल जाइए क्या था, यहाँ के बाद देखिए कर्व में सबसे नीचे कौन है, 1 वाला, ये वाला कर्व, यानी कि ये, यानी कि इस बार कार्बन जो है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करेगा। कब, अबब व्हाट, 71 डिग्री सेल्सियस, 710 डिग्री से अबब में आपका कार्बन विल एक्ट एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरीके से। यानी कि कर्व में जो नीचे रहता है, लोअर कर्व में जो रहता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो आई थिंक आपको इलिंगम डायग्राम प्लॉट करना भी आ गया, ग्राफ बनाना भी आ गया, और इस ग्राफ को, ये एनसीईआरटी में तीनों इक्वेशन दे रखे हैं, मैंने तीनों इक्वेशन का प्लॉट करके आपको बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछा जा सकता है, तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार इलिंगम डायग्राम से, बहुत इजी। आपको कर्व तो रटना है नहीं यहाँ पे, तो फिर किस बात का टेंशन लेना भाई, यहाँ रटने की जरूरत तो है ही नहीं कर्व को, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आइए और आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कर्व में कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको समझ में आना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ आपको जो कि हेल्प करेगा आपको यहाँ पे। तो वो क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखिए जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बिलो मेटल जो होगा, यानी कि बिलो जो कर्व में रहता है वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, कैन रिड्यूस मेटल ऑक्साइड जो ऊपर बना हुआ है अबव इट, है ना, जो भी मेटल ऑक्साइड ऊपर है उसको नीचे वाला मेटल बड़े आसानी से रिड्यूस कर देता है। मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करता है, आराम से रिड्यूस कर पाता है ना। तो मतलब समझ लो कि नीचे वाला ऊपर वाले का टांग खींच सकता है, सिंपल है ना। एज एफिनिटी ऑफ बिलो मेटल इज मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, नीचे वाले मेटल का ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की जो चाहत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। अब अगर कहीं पे सडन या शार्प चेंजेस अगर नज़र आता है
शार्प टर्न अगर कहीं इलिंगम डायग्राम पे आपको नजर आता है तो आप समझ लेना कि वहां पे फेज चेंज जरूर हो रहा है। जैसे जिंक का आप अगर यहाँ पे कर्व देखेंगे, ये वाला जो जिंक का मैंने जो कर्व बनाया है, तो यहाँ पे शार्प चेंजेस दिख रहा है आपको, ये डायरेक्ट गया अचानक से मुड़ गया तो शार्प चेंजेस दिख रहा है। तो शार्प चेंज कहने का मतलब हो सकता है यहां तक सॉलिड होगा और यहां से मेल्ट करना स्टार्ट कर गया है, तो ये लिक्विड के फॉर्म में जाना स्टार्ट कर जाएगा। आफ्टर 1400 केल्विन के बाद इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, 1400 केल्विन। इसके बाद ये लिक्विड के फॉर्म में आने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, फेज चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो शार्प चेंजेस यही दिखाता है आपको। अब यहां पे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, कि ZnO के लिए बताइए, फॉर ZnO विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कहने का मतलब है मेरा कि कर्व में जो बच गए, है ना, जिंक ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना है ना, जिंक ऑक्साइड को आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो बताइए कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो भैया देख लो इस कर्व के नीचे कौन कौन है ना, तो इस कर्व के नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ये मेंशन हालांकि करना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा कि ग्राफ के किस पार्ट की बात कर रहे हो आप, है ना। तो अगर आप मान लीजिए कि इस टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद की बात कर रहे हो अगर, है ना, देख लो 1400 डिग्री सेल्सियस के अगर बाद बात कर रहे हो तो ये वाला कर्व सबसे नीचे है। तो यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस के बाद कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड को, CO2 को एंड ये CO2 को सबको रिड्यूस कर सकता है, ये वाला कार्बन। मतलब ये सबसे नीचे है तो ऊपर वाले सभी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ये, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जिंक ऑक्साइड के लिए पूछा था, तो जिंक ऑक्साइड से जितने लोग नीचे हैं तो देख लीजिए ये जिंक ऑक्साइड का ये वाला कर्व है, तो इससे नीचे ये वाला कर्व है, इससे नीचे ये वाला कर्व है, इससे नीचे ये वाला कर्व है। तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन बोथ विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO। ZnO के लिए दोनों के दोनों कैसा बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेंगे। क्लियर है, तो आई थिंक ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, वेरी इजी, है ना। तो चलिए अब कर्व में बस आपको सिंपली यही देखना है कि नीचे कौन है और आपका काम हो जाता है। देखिए एक NCERT वाला मैं डायग्राम आपके सामने रखा हूँ। NCERT का डायग्राम देखना अपने को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT में जो चीज़ें दे रखी हैं फाइनली आपको उसी पे स्टिक होना है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कर्व आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ये कर्व एज इट इज NCERT में है, यहाँ पे डेल्टा G नॉट दे रखा है और यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। आप देख सकते हैं कि जिंक का, यहाँ पे मैग्नीशियम का देख रहे हो, मैग्नीशियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछे कोई तो यहाँ से नीचे ड्रॉ कर लेना इस तरीके से, देख लो यहाँ पे नीचे चले जाओगे ऐसे करके तो यहाँ पे बीच में आएगा, यानी कि 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12 है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 1000 होगा और ये 11, लगभग 1100 डिग्री में, यहाँ पे 1100 डिग्री सेल्सियस में इसकी क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो ये शार्प चेंजेस जहाँ पे आ रहा है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे सबसे मज़े की बात है कि इसने सारे के सारे जितने भी मेटल लिए ना उसको ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करा करके मेटल ऑक्साइड बनाया है। आप गौर कर लो, है ना, गौर कर लो, सारे के सारे कर्व इन्होंने ऑक्सीजन की मदद से ऑक्साइड बनाया है और फिर कहता है कि इस ऑक्साइड को बताओ कि कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से रिड्यूस कर पाएगा, यानी कि वापस इसी डायरेक्शन में ले आ पाएगा। तो इससे नीचे वाला जो कर्व रहेगा उसको ये नीचे मतलब रिड्यूस कर देगा। और एक स्पेशल अटेंशन मैंने दे दिया कि आपको सारे के सारे कर्व में यही चीज़ है कि मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके इन्होंने ग्राफ बनाया है। दूसरा चीज़ एक देखने वाला बात है कि नेगेटिव स्लोप वाला कर्व बस एक ही है, दैट इज दिस वन। नेगेटिव स्लोप का कर्व यहाँ पे बस एक ही देखने को मिलता है और वो है दिस वन। तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये कर्व कैसे नेगेटिव स्लोप के तरफ यहाँ पे जा रहा है। एक ही कर्व है, बाकी सारे के सारे देख लो या तो इक्वल है या तो पॉजिटिव में है सारे के सारे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर आपको दे देता है, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर दे करके पूछेगा, है ना, कि मान लो कि 800 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 800 डिग्री सेल्सियस पे बताइए कि कॉपर के ऑक्साइड को कौन कौन रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे, इस कर्व से नीचे जो जो आएगा, जो जो आ सकता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, सब कोई उसको रिड्यूस कर पाएगा। समझ रहे हो।
अगर जिस टेम्परेचर के बाद बोले ना, मान लो कि आपको 1600 डिग्री सेल्सियस के बाद बोले, तो कर्व यहाँ पे खींचें, 1600 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे कर्व खींचें इस तरीके से। हो सकता है आपको इस पॉइंट के बाद पूछ ले, है ना। तो आपको किसी भी कर्व से पूछा जा सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको जस्ट ये देखना है कि क्या करना है, उस पर आपको बेहतर तरीके से देखना है कि नीचे कौन है। पर्टिकुलर लाइन खींचिए और देखिए कि नीचे कौन है। जो नीचे वाला होगा वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को याद रखें, ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, है ना। तो ये बहुत ही आसान कर्व है। तो आई थिंक आपको इलिंगम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते थे, वो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अब आप देख सकते हैं, नंबर 1 ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपसे कि आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सा ट्रू है एट टेम्परेचर T। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से इन चारों ऑप्शन में कौन सा ट्रू है। और इस कर्व को आप देखिए गौर से। इस कर्व को देखने से ये पता चल रहा है कि 2 रिएक्शन दे रखे हैं। एक तो पहला दिया है M, ऊपर वाला जो कर्व है ना, दिस वन। सो यहाँ पे M + O2 गिव्स MO दे रखा है। नीचे वाला जो कर्व है वो M' + O2 गिव्स MO दे रखा है। यानी कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि M' जो है वो क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। सो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है कि M' अगर MO से रिएक्ट करे तो इसको क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। यानी कि MO को M बना देगा, MO को M बना देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। जो दूसरों को रिड्यूस करता है खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यही तो होता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा। तो M' जो है वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, M'O। राइट, हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो नीचे कर्व था वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो M' एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ये ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, उसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। और देख लीजिए किस तरीके से किया। अब आप देख सकते हैं कि कौन से रिएक्शन में ऐसा दे रखा है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि सॉलिड में जब जा रहा है ये, राइट, ये सॉलिड में गया तो सॉलिड और ये O2 गैस यहाँ पे M' O बना रहा है। नो डाउट यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना रहेगा, अच्छा है ना। तो ΔS यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सॉलिड में जा रहा है। आप देखिए ΔS पॉजिटिव नहीं है ना। सॉलिड में इंट्रॉपी घटती है, यहाँ पे ΔS नेगेटिव होना चाहिए था, ठीक है। गलत है ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि M' का ऑक्सीडेशन करने की जो स्पॉन्टिनिटी है वो अच्छी है, तो स्पॉन्टिनिटी अच्छी है तो ΔS जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये गलत दे रखा है ना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ΔNG यहाँ पे क्या आएगा। ΔNG आपने कैलकुलेट करना सीखा था ना, गैस माइनस गैस, गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैस ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो ये सिर्फ -½ हो जाएगा, है ना, -½ हो जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा ΔNG, तो नेगेटिव ΔNG नेगेटिव है तो ΔS भी तो नेगेटिव होना चाहिए, तो गलत है वो। ये वाला रिएक्शन देखिए, M' MO से MO को रिड्यूस कर रहा है, खुद M' O बना रहा है और MS बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ΔG दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। ΔG तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ΔNG आया माइनस। आप देख लो कि ΔNG क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ तो बिल्कुल सबके सब सॉलिड में है, तो यहाँ पे ΔNG तो यहाँ पे 0 हो गया बिल्कुल पूरी तरीके से। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है क्योंकि सही बात है, सॉलिड में जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा ΔG, सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। और M' जो है वो पूरी तरीके से इसको क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर पा रहा है, आप देख सकते हैं इसको। सो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। यहाँ पे देख लीजिए M' यहाँ पे सॉलिड 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 सब में सॉलिड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि M' इस बार
M-O बनाया है और एज इट इज़ वहीं रह गया है, वो कुछ भी नहीं किया है, देख लो चेंज ही नहीं हुआ है। उसको रिड्यूस किया है बट वो खुद यहाँ पे M-O जो है वो M-O में ही है, तो चेंज कहाँ आया है? आपको चेंज कुछ देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, तो मतलब यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, तो ये गलत है ना, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से, तो ऑप्शन 2 इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, इस पर बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे वाला कर्व को देखना है, रिएक्शन अपने आप लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, अगर इस स्टेटमेंट से आपको एक थ्योरी सीखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन इलिंगम डायग्राम, जो यहाँ पे इलिंगम डायग्राम गिवन है और हमेशा दिया ही रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएंगे उस पर रिलेटेड, ठीक है। तो ये है इलिंगम डायग्राम का, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि यहाँ पे पूछा गया है क्या, देखो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है, तो बिलो पॉइंट ए बोल रहा है, मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे आप इस तरीके से एक लाइन खींच लें, मैंने खींच लिया। अब इस लाइन से बोल रहा है पहले पहले बिलो ए, यानी कि इससे नीचे, यानी कि पीछे, आप देख सकते हो इधर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो बोल रहा है Al2 जो है कैन बी रिड्यूस्ड बाई Mg, क्या Mg के द्वारा Al2O3 को रिड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। Mg नीचे है, Al2O3 ऊपर है, तो इसको रिड्यूस करके ये आराम से एल्यूमिनियम बना देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पे सेकेंड वाला कहा गया है, देखिए यहाँ पे आफ्टर पॉइंट ए, सो आफ्टर पॉइंट ए क्या होगा, तो पॉइंट ए से एल्यूमिनियम को आप आगे बढ़ाइए, तो पॉइंट ए से एल्यूमिनियम को जब आप आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो ये आगे बढ़ेगा ऐसा, तो ये एल्यूमिनियम वाला हो गया और ये मैग्नीशियम वाला हो गया। अब देखो एल्यूमिनियम नीचे आ गया यहाँ पे और मैग्नीशियम ऊपर चला गया, तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करेगा, ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ए पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद एल्यूमिनियम नीचे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर है, तो एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा और वो मैग्नीशियम में चला जाएगा। तो बड़ा इजी है, ये भी सही है। बिफोर पॉइंट ए फॉर्मेशन ऑफ MgO स्पॉन्टेनियस देन Al2, मोर स्पॉन्टेनियस देन Al2, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए से पहले मैग्नीशियम नीचे है, मतलब उसको खुद को मतलब ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज अच्छे तरीके से करेगा, मतलब मैग्नीशियम MgO में जाने का स्पॉन्टिनिटी है ना, खुद से जाने की स्पॉन्टिनिटी, अपने से जाने का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ये मूव करेगा। सो थर्ड ऑप्शन भी इज करेक्ट है। सो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, बहुत ये भी एक अच्छा क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है इससे, है ना, कर्व से आएगा या इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब स्लोप आपको देखना ऑलरेडी बता रखा है मैंने। यहाँ पे क्या करिए, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि डाउनवर्ड स्लोप बताना है, डाउनवर्ड स्लोप यानी कि वैसा कर्व बताइए जहाँ पे डेल्टा जी जो -m हो। स्लोप क्या था, -m, है ना, तो ये -m वाला कर्व कहाँ पे आएगा। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप डिटरमाइन कर लीजिए डेल्टा NG, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो डेल्टा NG अगर यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, ये हो गया आपको ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ पे तो सॉलिड है, सॉलिड वाला को लेना नहीं है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -½ आ जाएगा कि नहीं, बस ये वाला आएगा। प्रोडक्ट में कुछ नहीं है तो -½ आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है तो ये -½ आएगा। और ये क्या आ जाएगा डेल्टा NG, बताइए ये डेल्टा NG क्या आएगा, डेल्टा NG इज इक्वल टू डेल्टा S मान सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे भी सॉलिड है, लेना नहीं है, यहाँ पे गैस है, ले लेना है, यहाँ पे गैस यहाँ पे सॉलिड है तो इसको क्या करना है, नहीं लेना है, तो यहाँ पे लेंगे अगेन, तो डेल्टा NG अगेन -½ आएगा। देख रहे हो यहाँ पे डेल्टा NG क्या आएगा बताइए। अब डेल्टा NG यहाँ पे क्या आ रहा है, गैस माइनस गैस, है ना, तो 1 यहाँ पे है, सो 1 -½ ये कितना आया, +½ इसमें निकालिए डेल्टा NG, इसमें कितना आएगा, गैस लेना है, यहाँ पे गैस लेना है, ये भी गैस है, लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये ½ है और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 + ½ तो क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, -½ बचेगा, -½ बच जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो -½ बचेगा।
अब देखिए इसमें -½ आ गया, इसमें भी -½ आ गया, इसमें भी -½ आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जो डेल्टा एन आया है वही डेल्टा एस है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एन जी को मान सकते हो डेल्टा एस, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्टली रिलेशन था। तो अगर आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, सोचो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच प्लस, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा टेम्परेचर, डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिल करके क्या बना लेगा, पॉजिटिव टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। ये तीनों इक्वेशन में यही आएगा, ये तीनों इक्वेशन में पॉजिटिव स्लोप आएगा बेटा। यहां देख सकते हो दिस इज पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव यहां पे आ रहा है ना ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। आप लेक्चर देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा बड़े अच्छे से अगर आपने देख रखा है तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है थर्ड ऑप्शन में पॉजिटिव वैल्यू है, जब यहाँ पे डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो ये वैल्यू अपने आप नेगेटिव आएगा, मतलब ये एज इट इज़ यही वाला फॉर्मूला रहेगा यहीं पे, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव अगर रह गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। एम एक्स यहीं लिखते हो ना, तो ये -m हो जाएगा, तो -m हो गया मतलब स्लोप नेगेटिव, यानी कि थर्ड ऑप्शन में स्लोप नेगेटिव है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटीज थी लिंगम डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाने की, हालांकि क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको एकदम लल्लू क्वेश्चन लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हमने कवर करने की कोशिश करी है इसमें। होपफुली आपको लिंगम डायग्राम अच्छे तरीके से क्लियर होगा और इसके क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। सो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।